हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हम लोग साइंस के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 5 है, जिसके अंदर हमारे आएंगे 125 से लेकर 150 तक। दोस्तों, ये पार्ट हमारा 5 प्रैक्टिस सेट 5 है हमारा, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 125 से लेकर 150 तक आएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पित्त का प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि पाचन के लिए वसा का एमएलसीकरण करना। दूसरा कह रहा है एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपजात पदार्थों का बहिष्करण करना। चौथा कह रहा है कि पाचन क्रियाओं का नियमन करना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 का जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा पाचन के लिए वसा का एमएलसीकरण करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 लेते हैं दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लार का टाइलिन एंजाइम। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम किस माध्यम के लिए क्रियाशील होता है। तो पहला ऑप्शन है हल्की अम्लीय के लिए, दूसरा है तीव्र अम्लीय के लिए, तीसरा ऑप्शन है हल्के क्षारीय के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, बताना है कि टाइलिन एंजाइम है वो किस माध्यम के लिए हमारा होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि हल्की अम्लीय, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 127 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 लेते हैं दोस्तों। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वयस्क मानव, लिखा है कि वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। अस्थियों मतलब बोन्स की संख्या पूछी गई है। बोन्स की संख्या दोस्तों बतानी है। पहला ऑप्शन है 360 होती है, दूसरा ऑप्शन है 306 होती है, दूसरा ऑप्शन 206 होती है, अगला ऑप्शन है 260 होते हैं। तो दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की जो कुल संख्या होती है वो 206 होती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 129 लेते हैं दोस्तों। 129 कह रहा है कि नर में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन है। नंबर पहला ऑप्शन कह रहा है इस्ट्रोजन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिलैक्सिन है। चौथा ऑप्शन कह रहा है टेस्टिटिरोन है। तो दोस्तों, नर में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टिटिरोन है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 लेते हैं दोस्तों। 130 नंबर क्या कह रहा है। 130 नंबर कह रहा है कि श्वसन द्वारा उत्पन्न उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है। तो पहला ऑप्शन एडीपी अणु में होता है, दूसरा ऑप्शन है कोशिकाओं में होता है, तीसरा ऑप्शन है एटीपी अणुओं में होता है, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, श्वसन के द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका जो संचयन होता है वो एटीपी अणुओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 131 लेते हैं। 131 नंबर ये कह रहा है कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो नंबर 1 है यूरियोटीलिया कहा जाता है। नंबर दूसरा कह रहा है यूरियो यूरिकोटीलिया कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यूरीमिया कहा जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है यूरोक्रोमा कहा जाता है। तो दोस्तों, जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं यूरीमिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 132 लेते हैं। 132 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 132 कह रहा है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। जो भी विटामिन होते हैं इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो जो स्वप्न देखते हैं हम लोग उसको पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी6 और डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बी6 जो होता है ये हमारी मदद करता है किसी भी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में। कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन बी6। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 लेते हैं। 133 कहा जा रहा है कि पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो दोस्तों, बताना है कि पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, क्या वो निकालते हैं। पहला ऑप्शन यूरिया, दूसरा है अमोनिया, तीसरा यूरिक अम्ल और चौथा है ग्वानिन।
तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा यूरिक अम्ल। जो पक्षी होते हैं उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसका नाम होता है यूरिक अम्ल। पहला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 लेते हैं। 134 क्या कह रहा है? 134 कह रहा है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? पहला ऑप्शन यूरिया के, दूसरा है यूरिया अम्ल के द्वारा, तीसरा है एल्बुमिन के द्वारा, चौथा है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। तो दोस्तों हमारे शरीर में जोड़ों में गठिया रोग किसके? यूरिया अम्ल के द्वारा हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 लेते हैं। 135 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव हृदय रोपण कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंग्लैंड में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में, चौथा ऑप्शन कह रहा है फ्रांस में। तो दोस्तों बताना है सर्वप्रथम मानव हृदय रोपण कहाँ हुआ है? तो ये हमारा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 136 लेते हैं। 136 क्वेश्चन कह रहा है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे ट्रेटाप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या होता है? कि उसे पक्षाघात हो गया है। नंबर 1 केवल दाएं हाथ का, बी ऑप्शन कह रहा है केवल बाएं हाथ का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल दोनों पैर का, डी ऑप्शन कह रहा है दोनों हाथ एवं दोनों पैर का। तो दोस्तों जब डॉक्टर कहता कि टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, दोनों हाथ और दोनों पैर का तुमको पक्षाघात हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 लेते हैं। 137 कह रहा है क्वेश्चन हिपेटोलॉजी संबंधित है किससे? पहला नंबर है रुधिर का अध्ययन से, पहला दूसरा ऑप्शन कह रहा है यकृत का अध्ययन से, तीसरा कह रहा है मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन से, चौथा कह रहा है मानव सौंदर्य के अध्ययन से। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा हिपेटोलॉजी, जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा यकृत के अध्ययन से हमारा हिपेटोलॉजी संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 लेते हैं। 138 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है, कौन है? नंबर है क्रो मैग्नॉन है, जावा है, पेकिंग है और निएंडरथल है। तो सब इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा क्रो मैग्नॉन जो है वो प्रागैतिहासिक काल पूर्वज माना जाता है मानव का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 लेते हैं। 139 कह रहा है कि डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं ये बंधी होती हैं, किससे बंधी होती हैं? पहला ऑप्शन कार्बन बंध से, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन बंध से, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन बंध से और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध से। तो डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो हमारी हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 लेते हैं दोस्तों। 140 कह रहा है कि एटीपी का निर्माण होता है, बताना है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है राइबोसोम में, तीसरा गोल्जी काया में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एटीपी का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 लेते हैं दोस्तों। 141 कह रहा है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा विटामिन ए सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन हमारा कौन सा? ए सही हो जाएगा। विटामिन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142 लेते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 लेते हैं। 142 नंबर कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में बताया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो पहला ऑप्शन अरस्तु थे, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट हुक थे, तीसरा नंबर है विलियम हार्वे थे, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले जो थे वैज्ञानिक, उनका नाम था विलियम हार्वे। दोस्तों इसी तरीके से आगे क्वेश्चन लेते हैं। 143वां 143 नंबर कह रहा है कि लाल
रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? पहला ऑप्शन 60 दिन, दूसरा ऑप्शन 90 दिन, तीसरा ऑप्शन 120 दिन और चौथा ऑप्शन क्या है 150 दिन। तो दोस्तों जो हमारी आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो औसत आयु होती है वो 120 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 लेते हैं। 144 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में, चौथा ऑप्शन है मुंबई में। तो भारत का पहला जो त्वचा बैंक है ये हमारा बनना है कलकत्ता में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 145 लेते हैं दोस्तों। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक रूप में इंसुलिन होता है एक, क्या होता है? प्रोटीन होता है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्टेरॉइड होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वसा होता है। तो दोस्तों रासायनिक रूप से इंसुलिन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 लेते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है यकृत में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अग्नाशय में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है महाधमनी में, चौथा ऑप्शन कह रहा है महाशिरा में। तो दोस्तों शरीर में जो महाधमनियां पाई जाती हैं उनमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो सबसे तेज पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 लेते हैं दोस्तों। 147 कह रहा है कि मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त कर सकता है। नंबर 1 स्टार्च से, नंबर 2 सेलुलोज से, नंबर 3 ऑप्शन है दोनों से, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है और वह उन्हें स्टार्च से प्राप्त कर सकता है, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 लेते हैं दोस्तों। 148 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? नंबर 1 टिन, नंबर 2 तांबा, नंबर सी हमारा आता है जस्ता और नंबर डी हमारा कह रहा है कि एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो हमारे अंदर इंसुलिन पाया जाता है उसके अंदर जो धातु पाई जाती है उसका नाम है जस्ता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 लेते हैं दोस्तों। 149 में कहा जा रहा है कि चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किन एल्केलाइड के कारण होता है? पहला ऑप्शन टेनिन, दूसरा है कैफीन, तीसरा ऑप्शन है कैफियो टॉक्सिन के द्वारा और डी ऑप्शन है थ्रोम्बिन के द्वारा। तो दोस्तों चाय में जो उत्तेजक गुण पाया जाता है वो हमारा कैफीन के कारण पाया जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैराकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल पाया पाया जाता है या भरा रहता है? पहला ऑप्शन है पैराकार्डियल तरल, दूसरा है पल्मोनरी द्रव, तीसरा ऑप्शन लसिका द्रव, चौथा ऑप्शन कह रहा है साइनस द्रव। तो दोस्तों पैराकार्डियम व हृदय के बीच में जो तरल पाया जाता है उसको पैराकार्डियल तरल कहा जाता है। ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।